बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में लबनान पे मैं सारी की सारी बात करना चाहूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि ये अमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा वहाँ पर कैसे पहुँचा, कि आया वाकई ये सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट का कोई ब्लास्ट था या इसके पीछे भी एक सोची समझी साजिश थी, सेहूनी साजिश थी, और जिसके तहत टारगेट किया गया सिर्फ लबनान को नहीं बल्कि 3-4 टारगेट से। वो टारगेट्स क्या थे और ये क्या वाकई में मिसाइल हमला था या नहीं था, और इसके अलावा इससे किस किस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है या फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, ये तमाम मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। तो व्यूवर्स, आपको मैं बताता चलूँ कि लबनान का जो हालिया हमला, जिसमें तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक जब तक ये वीडियो बन रही है 160 के करीब अफराद फोत हो चुके हैं, लुक़मा अजर बन चुके हैं, जबकि 5000 से ज़ायद वहाँ पर ज़ख्मी हैं। धमाके के इम्पैक्ट के हवाले से आपको बताता चलूँ तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि साइप्रस जो कि 240 किलोमीटर दूर है वहाँ तक इसकी आवाज़ सुनाई दी गई है। 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तमाम बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई, तमाम बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए और इसके अलावा धमाके की आवाज़ 150 मील तक सुनाई दी गई। और इसका जो क्लाउड था वो भी अगर आप देखें तो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया गया है। अब इस पे कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि अमोनियम नाइट्रेट था, सिर्फ उसकी वजह से ये सारे का सारा हादसा हुआ है और इसकी वजह से जो आग थी वो भी लगी और रेड कलर का क्लाउड भी पैदा हुआ। तो मैं आपको बताता चलूँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इससे पहले जब शाम पे हमला किया गया था और उसमें भी जो इसराइल ने बॉम्बिंग्स यूज़ की गई है उसमें अमोनियम नाइट्रेट की मिकदार मौजूद थी। क्योंकि जब भी वो बॉम्ब्स ड्रॉप किए जाते थे या एयर स्ट्राइक्स की जाती थी तो उसमें से रेड कलर का क्लाउड ही निकलता था, जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं वीडियोज़ में भी, और इसके अलावा जितने भी पिक्चर्स हैं आप उसमें देख सकते हैं बहुत बड़ा मैसिव किस्म का रेड क्लाउड यानी लाल रंग का बादल वो आपको नज़र आएगा। तो व्यूवर्स, अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 2750 टन के करीब ये अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर स्टोर था, और ये वहाँ पर स्टोर क्यों था, किस मकसद के लिए था, इसकी भी तफसीलात की जाने में आपके बढ़ूंगा। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि अमोनियम नाइट्रेट ये बेसिकली जो है एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज़ होता है और ये एक्सप्लोजिव में एक डेटोनेटर का काम देता है। अब मैं आपको डेटोनेटर और एक्सप्लोजिव में फ़र्क बताता हूँ। डेटोनेटर जो होता है उसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी स्टार्टर की। अगर हम एक्सप्लोजिव्स की बात करें तो उसके अंदर जो यूज़ होने वाला मवाद है या धमाका खिस मवाद है उसे हम एक्सप्लोजिव कहते हैं, और वो नेचुरली भी ट्रिगर हो सकता है। यानी डेटोनेटर को ट्रिगर करने के लिए एक स्टार्टर की ज़रूरत होती है, जबकि एक्सप्लोजिव वो नेचुरली ट्रिगर हो सकते हैं। अब यूरिया में और अमोनियम नाइट्रेट में क्या फ़र्क है? अमोनियम नाइट्रेट जो है वो खादों में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो कि खाद है उसमें तकरीबन 34% तक नाइट्रोजन की मिकदार मौजूद होती है। दूसरी जानिब अगर हम यूरिया की बात करें तो उसमें 40% से ज़ायद नाइट्रोजन की मिकदार मौजूद होती है। अमोनियम नाइट्रेट को यूरिया पर बढ़तरी भी हासिल है। वो कैसे कि ये डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन की निकलने की शरह को भी कम कर देता है, और इसकी वजह से जो एक्सप्लोजिव है या जो धमाका है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत भी उसमें आ जाती है, और उसकी जो अगर तबाहकारियाँ बताएं वो भी दूर तक जाती हैं। अब बात होती है कि क्या वाकई ये किसी भी किस्म का ब्लास्ट था या ये ब्लास्ट नहीं था। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी तारीख में लेके जाना चाहूँगा। तो सितंबर 2013 में रूस का एक जहाज़ जो कि अर्जिया से मोज़म्बिक तक जा रहा होता है, जिस पर मालदीवान का झंडा भी लहरा रहा होता है, तो इसे एक कुछ तकनीकी ख़राबी का सामना करना पड़ता है और उसके बाद इसके ऊपर जितना भी सामान होता है उसे ऑफलोड कर दिया जाता है, और अमोनियम नाइट्रेट का तकरीबन 2750 टन का ज़ख़ीरा लबनान के कस्टम गोदामों में आके स्टोर कर दिया जाता है। लबनान उस पर कब्ज़ा भी कर लेता है एक किस्म का, और बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये सप्लाई किया गया जानबूझकर लबनान को, ताकि इसको बाद में किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सके और इससे कुछ एक्सप्लोजिव बनाए जाएं। खैर ये तो एक मिथ है या एक कुछ लोगों की प्रेडिक्शन है, मैं इस पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता। लेकिन ये बात है कि इसे ज़ब्त कर लिया गया। जो हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त के जो कस्टम डायरेक्टर थे उन्होंने बारहा वहाँ के जजेस को ख़त लिखा और अपने ख़त में ये बात बताई कि ये बहुत ख़तरनाक है और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा लबनान में हादसा भी हो सकता है। उन्होंने 27 जून 2014 को एक ख़त लिखा और जिसमें उन्होंने जजेस को मुखातिब करते हुए ये बात कही थी कि अगर ये मवाद यहाँ से मुंतकिल ना किया गया तो ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है, क्योंकि जिस तादाद में ये मवाद वहाँ पर मौजूद है इससे हर वक्त जान को ख़तरा भी रह सकता है। और शफीक मीर
भी, जो कि कस्टम डायरेक्टर थे, उन्होंने 12 खतूत लिखे और तकरीबन 3 सालों तक वो खतूत लिखते रहे। तकरीबन उन्होंने 5 के करीब ख़त लिखे, लेकिन उनके खतूत का किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। इनका टेन्योर पूरा हो गया और इसके बाद एक नए डायरेक्टर आते हैं, बदरी दाहिर। उन्होंने 27 अक्टूबर 2017 को एक और ख़त लिखा और उसमें भी जज को मुखातिब करते यही कहा कि ये अमले के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और जो इससे पहले तजावीज़ दी गई थी उन्हें रिपीट किया कि या तो इसे लबनान बरामद कर दे किसी मुल्क को, या अगर बरामद नहीं करना चाहता तो अपनी फ़ौज की जो निजी मलकियत में एक कंपनी है उसे भी फ़रोख्त किया जा सकता है, जो कि एक्सप्लोजिव वगैरह बना सकती है, या इसके अलावा अगर ऐसा भी नहीं करना तो इसे किसी सेफ़ जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए ताकि यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनकी जानों को ख़तरा ना हो। अब सवाल उठता है कि 6 साल, तकरीबन 7 साल के करीब का ये अरसा है, तो इसे क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? तो एक बात ये थी कि कस्टम ने चूंकि माल जब्त किया था, इस वजह से भी इसे शिफ्ट नहीं किया गया और कभी भी उस पर प्रेशर बढ़ सकता था, और चूंकि अमोनियम नाइट्रेट का ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, इस वजह से ये जवाज़ वैलिड भी है कि ये किसी भी वक्त रशिया की डिमांड पर वापस किया जा सकता था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अटैक क्यों किया गया। हालांकि किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था। इसराइल को कहीं ना कहीं यह ख़तरा ज़रूर मौजूद था कि हिजबुल्ला, जो कि लबनान से जिसका ताल्लुक है, हिजबुल्ला फ़लस्तीन के अलग है, लबनान के अलग है, इसके अलावा दीगर ममालिक में जो लड़ रही है वो हिजबुल्ला के छोटे छोटे फ्रैक्शंस मौजूद हैं। तो उनका यह ख़तरा था कि ये ज़ख़ीरा उनके हाथ लग जाएगा और वो जल्द इससे एक्सप्लोसिव बनाएंगे, और डेफिनेटली वो ये एक पुरानी रट और पुरानी जो इनकी ड्रामेबाजी है कि वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और उसके बाद इसराइल फूस नहीं रहेगा। खैर, ये तो उनकी एक मनगढ़ंत स्टोरी है, लेकिन मैं आपको लबनान के हवाले से बताता चलूँ कि लबनान जब से इसका वजूद हुआ, तकरीबन मरदमशुमारी करवाने की कोशिश की गई 1932 में, लेकिन ये मरदमशुमारी डिले होती गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियती आबादी थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दीगर जो मज़ाहिब के लोग थे उन्हें भी आबाद किया गया, और उन्हें आबादकारी उनकी बिल्कुल इसी तरह हुई जैसे कि आजकल हम कश्मीर में देख रहे हैं। खैर, 1932 में इसकी मरदमशुमारी नहीं हुई और एदाद व शुमार को पब्लिश नहीं किया गया, और ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद 1972 में वहाँ पर खाना जंगी करवाने की भी कोशिश की गई, और जो कि एक सियाहती तौर पर एक खूबसूरत मुल्क था लबनान, जहाँ पर सेबों के बागात थे, जहाँ पर जैतून के बागात थे, और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद जो तेल के ज़ख़ायर हैं, मादनियात के ज़ख़ायर हैं, उन तमाम पर कब्ज़ा कर लिया गया। और ऐसा ही होता हमें नज़र भी आया इराक़ में भी, अफ़गानिस्तान में भी, लिबिया में भी, शाम में तो अभी जारी है, कब्ज़ा नहीं कर पाए किसी हद तक, लेकिन यमन की सूरत हाल भी तकरीबन जूं की तूं है। खैर, अभी जो बयानात सामने आए हैं वो आए हैं लबनानी वज़ीर आज़म की जानिब से और लबनानी सदर की जानिब से। तो लबनानी वज़ीर आज़म हसन दाब, उनका ये कहना है कि हम किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है उसे गुरेज़ नहीं करेंगे, और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उसके साथ साथ जो मिशाल ओन है, इस वक्त प्रेसिडेंट है लबनान के, उन्होंने भी कहा है कि हम आज़ाद तहकीकात करवाएंगे और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तो लबनानी सदर की मुलाकात हुई अपने फ्रांसीसी हममसब इमानुएल मैक्रों से, और इसी मामले को उन्होंने डिस्कस भी किया है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि इमानुएल मैक्रों की इसराइल के साथ नहीं बन रही, उसकी अमेरिका के साथ नहीं बन रही। इसी वजह से वहाँ पर बारहा कभी येलो वेस्ट किस्म की एहतजाजी मुजाहरे शुरू करवा दिए जाते हैं, कभी किसी और तरह के एहतजाजी मुजाहरे शुरू करवा दिए जाते हैं, या कभी वहाँ पर तासुब को इतनी हवा देने की कोशिश की जाती है कि वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। तो व्यूवर्स, आपको मैं बताता चलूँ थोड़ी सी तफसीलात इस हवाले से, जो कि मैंने शुरू में भी तस्करा किया था कि आया ये हमला किया गया है या ये वाकई कोई धमाका था वहाँ पर जिसकी वजह से तमाम ब्लास्ट हुआ, पूरे का पूरा गोदाम तबाह हो गया। पहला अटैक होता है तो उसके अंदर हम देख, और उसके बाद लोगों ने अपने कैमरे निकाले, अपने मोबाइल फ़ोन्स निकाली और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी उन्होंने। उसके बाद एकदम एक और ब्लास्ट होता है, और बड़ा मैसिव किस्म का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इसका रेडियस जो था तकरीबन 2 किलोमीटर तक गया, यानी तबाहकारियाँ, और तकरीबन इसका साउंड जो था 150 मील या 250 किलोमीटर तक गया। तो आप हिसाब लगा सकते हैं इसकी इंटेंसिटी क्या थी कि पूरे का पूरा बैरूत, अगर हम कैपिटल की बात करें, तबाह बर्बाद हो गया। और ये इमेजेस भी आप देख सकते हैं कि उसकी तबाहकारियाँ अभी तक वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जारी और सारी, और इसका नुकसान तकरीबन 400 अरब डॉलर्स का अभी तक लगाया गया है कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है।
वहाँ की जितनी पोर्ट थी वो तबाह हो गई, उसकी जितनी शिपमेंट्स थी वो तबाह हो गई। इसके अलावा जितने बड़े बड़े वहाँ पर बैन अवी दफातर थे वो तबाह बर्बाद हो गए, बड़ी बड़ी चेन्स थी वो तबाह बर्बाद हो गई। मिसाइल हमला हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पहले तो आप एक वीडियो देखें। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शॉक वेव प्रोड्यूस होता है। अब ये शॉक वेव क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि शॉक वेव एक लहर है कि कहीं भी अगर मिसाइल हिट करता है तो उसके बाद वो लहर होती है जो कि काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती है, कि एक रेडियस बनाती है। और ये लहर क्यों होती है कि अगर कोई ऐसा मिसाइल जिसकी रफ्तार हवा की रफ्तार से ज़्यादा होगी, अगर वो हिट करता है ज़मीन पे, तो उसके नतीजे में शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। और उस शॉक वेव को हम देख सकते हैं कि कहाँ तक ये फैली। तो ये इस बात की गमाज़ी है, इस बात का सबूत है। कई जो इस वक्त बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी ये बात मानते हैं कि एक मिसाइल हिट किया गया है। और इससे पहले का मैं ये ट्वीट भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसराइल का जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का हाउस है या ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से एक ये ट्वीट होता है जिसमें कहा जाता है कि हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे और उनके डिस्पैचर्स को भी नहीं छोड़ेंगे। डिस्पैचर्स कौन थे? यानी कि उनका इशारा था कि हम रूस को भी नहीं छोड़ेंगे। खैर, उसके बाद रूस का एक बयान सामने आता है और ताज़ा तरीन बयान में रूस का ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी किस्म का मिसाइल हमला होता है, बेशक वो कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर हो, हम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स चला देंगे। यानी उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका को और इसराइल को ये इंतबाह जारी कर दिया है। रूस का एक आर्टिकल जो कि वॉशिंगटन पोस्ट में भी शाया किया गया और उसमें ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि रूस का ये कहना है कि हमें नहीं पता कि जो मिसाइल हम पे आ रहा है वो कन्वेंशनल है या न्यूक्लियर है, लेकिन अगर ऐसा हमें होता नज़र आया तो उसके बाद आखिरी हाल हमारे पास ये होगा कि हम ट्रिगर कर देंगे अपने तमाम न्यूक्लियर मिसाइल्स। इससे पहले माइक पोम्पियो जो कि अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा हैं, उनका ये बयान सामने आया था, जो कि इस वक्त दौरे पे भी हैं और कई उनकी गुफ्तो शनीचर भी रही है रूस के साथ। उनका ये कहना था कि हम एटमी हथियारों की रोकथाम के लिए रूस से बातचीत कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि चीन भी इसका खैर मकदम करे और चीन भी इस ब्लॉक में शामिल हो। यानी कि दूसरों के एटमी हथियार आपको ख़तरा नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने एटमी हथियार वो आपके लिए किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। तो अगर ये तलफ़ करने की बात करते भी हैं और अपने भी तलफ़ करते हैं, लेकिन हमें कभी भी नहीं लगता कि इसराइल ने कुछ उसका ऑल्टरनेट तैयार नहीं किया होगा। बल्कि एक मूवी है G.I. जो, तो ये मूवी आप लाजमी देखिएगा। और मैं हमेशा एक बात लाजमी करता हूँ कि हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं इनमें एक मैसेज होता है, एक हिडन, एक सीक्रेट मैसेज होता है। और इसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हम किस पे वर्कआउट कर रहे हैं। और दुनिया को शायद ये लगता है कि ये तो मूवी थी, साइंस फिक्शन मूवी थी, और इन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि आने वाले दिनों में शायद ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। नहीं, सिम्पसन्स कार्टून उसकी एक मिसाल नहीं था। और ये कार्टून प्रिडिक्शंस करता है। प्रिडिक्शन क्या करनी है कि वो सोची समझी साजिश होती है, उसकी कुछ निशानियां सामने ले आते हैं और बता देते हैं दुनिया को कि हम ये करने जा रहे हैं।
अभी इसराइल में कई इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं और वो हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कि जी उन्होंने बदउनवानी की है। बदउनवानी उन्होंने किसी किस्म की नहीं की, बल्कि उन्हें जुलाई तक टारगेट दिया गया था कि आपने मगरबी किनारा सारे का सारा इसराइल के अंदर जम कर देना है, जो कि वो कर नहीं पाए। इस वजह से उनके खिलाफ इसराइल में भी कैंपेन शुरू कर दी गई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो यहूदी ज़ायनिस्ट हैं वो सिर्फ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उनका ग्रेटर इसराइल के मंसूबे में हायल कोई भी रुकावट होगी उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, वो बेशक इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म क्यों ना हो। और आप देख लें कि ये कैंपेन्स उनके खिलाफ जो लॉन्च कर दी गई हैं कि अगस्त स्टार्ट हो गया, जुलाई की उन्हें डेडलाइन दी गई थी, तो उन्होंने ये मामला लेट क्यों किया। अब इसमें वो जल्दी क्यों चाहते हैं, क्योंकि 2023 हम सबके सामने है। तुर्की अगर आज़ाद हो जाता है, उसकी रियासतें आज़ाद हो जाती हैं, वो तमाम अपने इलाके वापस ले लेगा। और अभी से उसकी कई इलाकों से बातचीत शुरू हो चुकी है और खुफिया मीटिंग्स में कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कह दी हम आपके साथ हैं। और ये इलाके चूँ ही तुर्की में जम हो जाएंगे, उसकी तमाम मादियाँ तुर्की के पास चली जाएंगी, उनके तमाम ज़खायर तुर्की के पास चले जाएंगे, उनका तमाम असलहा तुर्की लीड करेगा और पाकिस्तान इस ब्लॉक में वैसे ही शामिल होने के लिए तैयार है। अगर हम बात करें कुछ इलाके जो कि लबनान के इलाके हैं, अलवती का इलाका जो कि जजीन से मुंसलिक है, वहाँ पर भी एक डिवाइस पिछले दिनों बगिंग डिवाइस पकड़ी गई है, जिसमें जो कॉल्स थी वो टेप की जाती थी और जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही थी वो टेप की जाती थी। ये इलाके हसास हैं जहाँ पर लबनान की जो कुछ एजेंसीज हैं वो भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं या उनके वहाँ पर ऑफिस भी हैं। इस वजह से उनकी कुछ खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश इसराइल की जानिब से जारी थी। मीनवाइल आपको ये मैं बताता चलूँ, होला के जो कि फ़लस्तीन के करीब का इलाका है, होला टाउन में एक जासूसी गुब्बारा भी छोड़ा गया फ़िज़ा में ताकि वहाँ की जासूसी की जा सके। और ये सब कौन कर रहा था? इसराइल। गुज़श्ता हफ्ते पीर के रोज़ लबनान के जो इलाके हैं जिनमें कुफ्र शुबा है और शुबा फॉर्म्स का इलाका है, वहाँ पर 2 हमले किए गए। और ये बहाना गढ़ा गया कि लबनान के जो इसमें हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन थे वो वहाँ मौजूद थे, इस वजह से हमने उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तबाह कर दिया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तो ये तमाम इल्ज़ामात और ये तमाम हरकतें उनकी जारी और सारी हैं। पाकिस्तान में टीटीपी को ट्रिगर करने वाले कौन हैं? यही लोग। नाइजीरिया की बात करें तो वहाँ पर बोको हराम को ट्रिगर करने वाले कौन हैं? यही लोग। इसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी जो फ्रैक्शंस हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन तमाम को ट्रिगर करने वाले यही लोग हैं। तो खैर व्यूवर्स, आने वाली वीडियो में मैं मज़ीद नए इंकशाफात करूँगा और आपको बताऊँगा कि लबनान के हवाले से क्या पेशरफ्त है, लबनान ने क्या डिसीजन लिया है और लबनान किस ब्लॉक को ज्वाइन करने जा रहा है, और उसकी भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना आप बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन अभी भी हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अगर बाहर निकलें तो मास्क लाजमी यूज़ करें। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।